एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बर्तन बनाता था। उसका घर जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है, सुनिए, आप कब तक यही काम करते रहेंगे? आपको पता है ना, इस काम से अब ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, फिर भी आप यही काम कर रहे हैं। विमला, मैं क्या करूं? जो भी बर्तन मिल पाते हैं उन्हें ठीक कर देता हूं। विमला, अब तो किसी के बर्तन अगर खराब हो जाते हैं तो वह नया ले आता है, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, पैसों की समस्या के कारण मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नहीं विमला, कोई बात नहीं। इतना कहकर राजू और विमला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू विमला से कहता है, विमला, मैं कोई नया काम देखने बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, देख लीजिए। राजू काम की तलाश में बाहर जाता है। कुछ दूर रास्ते में उसे कुछ आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। तभी राजू देखता है एक बूढ़ी औरत रास्ते के गड्ढे में गिर जाती है। राजू उनके पास जाता है। अरे माँ जी, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गईं? राजू उस बूढ़ी औरत को गड्ढे से निकाल लेता है। बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं जा रही थी और इस गड्ढे में गिर गई। अच्छा माँ जी, आप कहाँ जा रही थी? मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा, आप मुझे बताओ। अच्छा बेटा, मेरी छड़ी कहीं खो गई है, तुम उसे ढूंढोगे? और बेटा, जरा ये मेरी थैली पकड़ लो, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। हाँ, मैं अभी देखता हूँ, यहीं कहीं होगी। तब तक आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। राजू छड़ी को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई छड़ी नहीं मिलती है। राजू वहाँ जाता है और देखता है। अरे माँ जी कहाँ चली गईं? अभी तो मैं उन्हें यहीं बैठा कर गया था और ये उनका थैला भी मेरे पास रह गया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? राजू सोच में पड़ जाता है कि माँ जी कहाँ चली गई हैं। शाम होने लगी है, अब मैं बूढ़ी माँ को कहाँ ढूंढूं? काफ़ी देर भी हो गई है। तभी राजू अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचने पर राजू की पत्नी विमला राजू से पूछती है, अरे, आप इतनी देर में आए हैं, लगता है कोई काम मिल गया है आपको। नहीं विमला, कोई काम नहीं मिला है, मैं काम ढूंढने जा ही नहीं सका। क्यों? आप तो कह रहे थे कि काम देखने जा रहे हैं। अरे, ये थैला किसका है? ये तो अपना नहीं है। हाँ विमला, थैला अपना नहीं, एक बूढ़ी माँ जी का है। माँ जी? कौन माँ जी? राजू विमला को रास्ते में हुई सारी बात बताता है। अच्छा विमला, ये लो, ये थैला तुम ले लो और इसे रख देना। अच्छा जी, ठीक है। आपको पता है, मैंने सोचा था कि आज मैं आपके लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, ये सारी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ। इतना कहते ही विमला के हाथों में थैली का वजन बढ़ जाता है। अरे सुनिए, इस थैली का वजन अचानक से बढ़ क्यों गया? ये थैली वजन हो गई है, पकड़ो इसे। राजू थैली को पकड़ लेता है और देखता है कि वह थैली खाने से भर गई है। अरे विमला, इस थैली में वो ही खाना है जो तुम अभी बोल रही थी। क्या आप सही कह रहे हैं? ये तो चमत्कार हो गया। विमला, मुझे लगता है ये जादुई थैली है, इसीलिए जो तुमने बोला, ये थैली ने वही भोजन दिया है। चलो एक बार इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। जादुई थैली, मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए। इतना कहते ही थैले से बहुत सारी सब्जियां निकलने लगती हैं। विमला, देखा तुमने? हाँ, सच में ये तो जादुई थैला है। मुझे लगता है कि वो माँ जी जानती थी कि हम लोग कितने गरीब हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जादुई थैला दिया। यह सोचकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार मोहन और मदन दोनों दोस्त रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे थे। तभी अचानक दोनों देखते हैं एक हिरन जंगल में घायल पड़ा है। घायल हिरन को देख मोहन मदन से कहता है, अरे मदन, वो देख, लगता है हिरन जख्मी पड़ा है, हमें हिरन की मदद करनी चाहिए। तभी मदन मोहन से कहता है, मोहन, मैं यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने आया हूँ, हिरन की मदद करने नहीं। इस हिरन के लिए मैं अपना दिन नहीं खराब कर सकता।
अगर तुम्हें इसकी मदद करनी है तो करो, मैं तो चला लकड़ियाँ काटने। ये कहकर मदन दूसरी तरफ लकड़ियाँ काटने चला जाता है और मोहन उस घायल हिरन के पास जाता है। मोहन देखता है हिरन की एक सींग टूट गई है, जिस कारण हिरन जख्मी होकर पड़ी है। मोहन जल्दी से वापस अपने घर जाता है और जख्मी हिरन के बारे में अपनी पत्नी माला को बताता है। माला मोहन को दवा देती है। मोहन उस दवा को लाकर हिरन के जख्मों पर लगा देता है। तभी हिरन मोहन से कहती है, मोहन, मैं एक जादुई हिरन हूँ और मैं तुम्हारी तरह ही एक दयावान व्यक्ति की तलाश में थी, जिसे मैं ये अपनी टूटी हुई सींग दे सकूं। मोहन, तुम एक बहुत अच्छे और दयावान व्यक्ति हो, इसलिए मेरी इस सींग को तुम अपने पास रख लो। परेशानी में यह सींग तुम्हारे काम आएगी। इतना कहकर हिरन गायब हो जाती है। मोहन उस सींग को लेकर घर आ जाता है। अगले दिन मोहन फिर उसी जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वहाँ मदन पहले से मौजूद होता है। क्या बात है मदन, आज तुम लकड़ियाँ नहीं काट रहे? मोहन, अब से कोई भी इस जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट पाएगा, क्योंकि इस जंगल को किसी ने खरीद लिया है और उसने जंगल में लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगा दी है। मदन, तो अब हम क्या करेंगे? लकड़ी नहीं काटेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मोहन, मैंने तो अपने लिए काम की तलाश कर ली है। एक सेठ जी हैं, उनके यहाँ काम है। भाई मदन, मुझे भी काम दिलवा दो, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। ठीक है, मैं सेठ जी से बात करके बताऊंगा तुम्हें। ये कहकर मदन अपने घर चला जाता है और मोहन भी अपने घर आ जाता है। मोहन को घर आया देख माला कहती है, क्या हुआ, आज आप खाली हाथ ही लौट आए, लकड़ियां काट कर नहीं लाए? तभी मोहन माला को सारी बात बताता है। क्या उस जंगल को किसी सेठ ने खरीद लिया और उसने जंगल में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है? तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब हम क्या करेंगे? माला, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मदन से कहा है, वो मुझे भी अपने साथ काम पे लगवा लेगा। मोहन मदन का इंतजार करता है, पर कई दिन बीत जाते हैं। मदन मोहन को काम के बारे में कुछ नहीं बताता। इतने दिन हो गए इंतजार करते हुए, अभी तक मदन ने मुझे काम के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी मोहन मदन से मिलने उसके घर जाता है। अचानक मदन मोहन को अपने घर आया देख मदन कहता है, अरे मोहन, क्या बात है, तुम अचानक मेरे घर पे? मदन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे काम दिला दोगे। कई दिन हो गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं काम के बारे में। मोहन की बात सुनकर मदन कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सेठ जी से बात तो की थी, पर मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मोहन मेरे दोस्त, जब मैंने तुम्हारे लिए सेठ जी से काम के लिए बात की, तब तक वो किसी और को काम पे रख चुके थे। मदन की बात सुन मोहन निराश होकर घर चला जाता है। तभी मदन की पत्नी आती है। अरे, ये तो आपके दोस्त मोहन थे, क्या कह रहे थे ये? काम के लिए कह रहा था। मैं इसे जरूर अपने साथ काम पे लगवाऊंगा। पहले भी ये लकड़ियां काटकर मेरा काम आधा कर देता था, जिससे मेरी कमाई कम हो पाती थी, और अब मैं इसे अपने साथ काम दिलवाकर अपनी कमाई थोड़ी ना कम करवाऊंगा। मोहन अपने घर आता है और बहुत निराश होता है। तभी उसकी नज़र हिरन की सींग पर पड़ती है। उसे देखकर मोहन कहता है, हिरन ने कहा था कि मुसीबत के समय ये सींग मेरे काम आएगी। अब इससे ज़्यादा मुसीबत मेरे जीवन में और क्या आएगी? और अभी तक ये सींग मेरे किसी काम नहीं आई। मोहन के इतना कहते ही सींग से हिरन की आवाज आती है। मोहन, मैं हिरन बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुसीबत के समय मेरी सींग तुम्हारे काम आएगी, पर अभी तक न तुमने मुझे याद किया और ना ही मेरी सींग का उपयोग किया। हिरन, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतनी अधिक परेशानी में था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। हिरन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं तुम्हारी सींग का किस तरह उपयोग कर सकता हूं, जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएं? हाँ मोहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मोहन,
मेरी सींग को तुम किसी भी वस्तु पर 2 बार मारोगे तो वह सोने की बन जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, इस सींग को किसी सोने की वस्तु पर बिल्कुल मत रखना, वरना यह सींग भी गायब हो जाएगी और इससे बनी सोने की वस्तु भी गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर मोहन उस जादुई सींग को पास रखी एक वस्तु पर 2 बार मारता है और तुरंत ही वह वस्तु सोने की बन जाती है। ये देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। मोहन उस सोने की वस्तु को बेचकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में वह देखता है एक बाग के पास कुछ लोग खड़े हैं। मोहन पास जाकर एक व्यक्ति से पूछता है। वह व्यक्ति उस बगीचे का मालिक होता है। क्या हुआ? क्या बात है चाचा? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है और मेरे पास सिर्फ ये फलों का बगीचा है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ। पर किसी के पास इतने पैसे नहीं कि मेरा बगीचा खरीद सके। तभी मोहन सोचता है, अगर मैं ये फलों का बगीचा खरीद लूँ तो मेरे पास एक व्यापार हो जाएगा, जिससे मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। हमेशा जादुई सींग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं। ये सोचकर मोहन उस व्यक्ति को पैसे देकर फलों का बाग खरीद लेता है और अपना व्यापार शुरू करता है। मोहन के बाग में खूब फल लगते हैं, जिससे मोहन का व्यापार अच्छा चलता है। एक दिन एक सेठ से मोहन को फलों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। मोहन अपने ऑर्डर को टाइम पे पहुंचा देता है और सेठ से अपना पेमेंट लेने सेठ के गोदाम जाता है, जहां मदन काम कर रहा होता है। अचानक गोदाम में मोहन को देखकर मदन सोचता है, अरे, ये मोहन तो यहाँ तक आ गया काम मांगने। अगर इसने सेठ से काम मांग लिया और सेठ ने इसे काम पे रख लिया तो मेरी कमाई आधी हो जाएगी। नहीं, मैं इसे काम पे नहीं लगने दूंगा। ये सोचकर मदन मोहन के पास जाता है और मोहन से कहता है, मोहन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरे सेठ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तभी सेठ वहाँ आता है और सेठ मोहन को उसका पेमेंट देता है। मदन यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और मोहन से पूछता है। मोहन मदन को जादुई सींग और फलों के बाग के बारे में सब कुछ बता देता है। मोहन के जाने के बाद मदन सोचता है, अरे, इसका मतलब वो हिरन जादुई थी और मोहन के पास हिरन की जादुई सींग है। पर मोहन तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसके पास जादुई सींग होने के बावजूद वह बाग खरीदकर उसके फलों का व्यापार करता है। अगर वह जादुई सींग मुझे मिल जाए तो मेरे पास सोना ही सोना होगा। अगले दिन मदन चुपके से मोहन के घर से जादुई सींग चुराकर अपने घर ले आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब हम माला माल हो जाएंगे। पर देखूं तो ये सींग कैसे वस्तु को सोना बनाती है। तभी मदन उस जादुई सींग को एक वस्तु पर 2 बार मारता है और तुरंत ही वह वस्तु सोने की बन जाती है। यह देख दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। जादुई सींग से हम किसी भी वस्तु को सोना बना सकते हैं। ऐसी सोना बनाने वाली जादुई सींग को तो सोने की वस्तु पर ही रखनी चाहिए। ये कहकर मदन जादुई सींग को सोने की वस्तु पर रख देता है और तुरंत ही वह सींग गायब हो जाती है और उससे बनी सोने की वस्तु भी गायब हो जाती है। यह देख मदन और उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। जगतपुर गांव में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन सुलेखा बहुत अमीर थी। उसके पास बहुत धन दौलत थी। वहीं पास में ही एक झोपड़ी में उसकी छोटी बहन सुनैना अपने पति के साथ रहती थी। सुनैना बहुत गरीब थी। सुनैना के गरीब होने के कारण उसकी बड़ी बहन सुलेखा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे क्यों गाल फुलाए बैठी हो? क्या कहा आपने? अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं। एक तो मेरे घर के पास ही झोपड़ी बना रखी है उस सुनैना ने। ऊपर से जब देखो तब आ जाती है मेरे घर। अरे तो क्या हुआ, बेचारी परेशान रहती है और है तो तुम्हारी ही छोटी बहन।
इसीलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। आपको पता है, किट्टी पार्टी में जब मेरी सहेलियाँ मुझसे कह देती हैं ये गरीब तेरी बहन है, तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऊपर से ये मेरे ही घर के पास झोपड़ी में रहती है। तभी सुनैना वहाँ आ जाती है। दीदी, मैंने आज खीर बनाई है, तो मैं आपके लिए भी ले आई। देख सुनैना, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू मुझे दीदी मत कहा कर, और ये खीर को तू ही खा। मुझे नहीं चाहिए ये गरीबों वाली खीर, समझी? सुनैना उदास होकर चली जाती है। ये तुम क्या करती हो सुलेखा? भला कोई अपनी ही बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ऊपर से तुम हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती हो। सुलेखा, ये मत भूलो, अगर सुनैना गरीब है तो उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। भूल गई? तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में तुम्हें जो धन दिया था और कहा था उसमें का आधा धन सुनैना को दे देना, पर तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया। उस बेचारी को तो आज तक इस बात का पता भी नहीं है। आप चुप रहिए, मुझे मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। अगर मैं ऐसा ना करती तो आज तुम भी कहीं सुनैना के पति की तरह कहीं फल बेच रहे होते। मुझे अमीर बनना था, मैं गरीब की जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तभी एक साधु आता है और वह बहुत भूखा होता है। सुनो बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तुम भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका ले रखा है सबकी मदद करने का? जिसे देखो मुंह उठाकर चला आता है मेरे घर में। चले जाओ यहाँ से, कहीं और देखो। साधु वहाँ से चला जाता है। इधर सुनैना अपने घर आती है। अब मन खुश हो गया तुम्हारा। सुनैना, तुम्हें कब समझ में आएगा, सुलेखा भले ही तुम्हारी बड़ी बहन हो, पर हमारी गरीबी के कारण वो तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर क्यों जाती हो उसके घर अपनी गरीबी का मजाक बनवाने? पिताजी से किया हुआ वादा निभाने के लिए। वो भूल सकती है, पर मैं नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बहन तुम्हारी है, तुम जानो, मुझे क्या। अच्छा, अब मुझे बाजार में फल बेचने जाना है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजेश बाजार में फल बेचने चला जाता है। तभी वही साधु झोपड़ी के पास आता है और सुनैना से कहता है, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़े समय पहले आते तो मैं आपको खाने के लिए ढेर सारे फल दे देती, क्योंकि अभी अभी मेरे पति फल लेकर बाजार बेचने चले गए। बाबा, इस समय तो मेरे पास ये एक अनार ही है। ला बेटी, इसे ही दे दे, कुछ तो खाने को मिलेगा। साधु अनार लेकर खाता है। तभी जमीन पर एक अनार का बीज गिर जाता है। अगले दिन सुबह राजेश और सुनैना देखते हैं कि उनके आंगन में एक अनार का पेड़ है, जिस पर खूब सारे अनार लगे हैं। अरे ये क्या, ये रातों रात हमारे आंगन में अनार का इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? और इस पर कितने सारे अनार लगे हैं? ये सब कैसे? कल आप जब फल बेचने गए थे उसके बाद एक साधु आए थे। वे बहुत भूखे थे, तो मैंने उन्हें एक अनार दिया था। अनार खाते हुए उनके पास से एक अनार का बीज यहाँ पर गिर गया था, पर रातों रात ये बीज से इतना बड़ा फलदार पेड़ कैसे बन गया? तभी पेड़ से आवाज आती है, बेटी, मैं वही साधु हूँ, मैं तुम्हारे मन की परीक्षा ले रहा था। तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बेटी, ये एक जादुई अनार का पेड़ है। तुम इस पेड़ से जितने अनार तोड़ोगे, उस जगह पर तुरंत नए अनार आ जाएंगे। इस जादुई अनार के पेड़ पर कभी अनार खत्म नहीं होंगे। राजेश और सुनैना बहुत खुश होते हैं। वे उस पेड़ से जितने अनार तोड़ते उस जगह पर तुरंत नए अनार आ जाते। राजेश खूब सारे अनार बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे वे धनवान हो गए। उधर सुलेखा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सुलेखा बहुत परेशान होती है। परेशान होकर सुलेखा अपनी बहन सुनैना के पास जाती है। सुनैना, मेरी बहन, मेरी मदद कर। दीदी, क्या हुआ?
आप दोनों इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? मेरे ही कर्मों की सज़ा मिली है मुझे। मेरी बहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसलिए भगवान ने मुझे सज़ा दी है। मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। सुनैना अपनी बहन को माफ़ कर देती है और उसकी मदद भी करती है।